बाहर आप नहीं जा सकते। आप अगर कोई भी हेयरिंग उसकी मिस करेंगे तो आपके नॉन पेलेबल वारंट इशू होंगे और आपको एक एग्जेक्टिव क्लास प्रोटोकॉल के साथ डाले में बैठा के जो ताल्लुक के वापस लेके आ साथ जाएगा। अदालत में पेश किया जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ आने वाले वक्त में कोई 2-4 वो छुट्टियां करें, हम भी उनको कोई उनकी खिदमत करें, कोई एग्जेक्टिव क्लास प्रोटोकॉल उनको दें। तो आशा जट का भी केस आप डील कर रहे हैं। जी अच्छा, जैसा कि आपकी अपनी वीडियो है जिसमें आप खुद कह रहे हैं कि आशा जट पहले मेरे पास आई थी, तब आपने उनका केस एक्सेप्ट नहीं किया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने उनका केस एक्सेप्ट किया और आप कह रहे हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो आशा जट के पुराने वकील थे, वो भी जो मुसलमान उनके साथ मिले हुए थे, पैसे लिए हुए थे, ये बात आप इतने प्रूफ से कैसे कह सकते हैं? क्या आपके पास इस चीज़ का कोई प्रूफ है? मामला एक मंजे हुए प्लेयर के पास है, नई ग्लासेस खरीद के ना लेकर आना, पता चल जाना उसकी बैटरी टाइमिंग से कि ये कब खरीदी गई है और वो सारा मामला जब जाना है, ऐसा ना हो कि नई ग्लासेस खरीद के कह दो कि ये किसी से कनेक्ट नहीं है, जो फ्रांसक होनी है तो वो कहानी सारी खुल जानी। इन्होंने पहले 9-10 मुहर्रम वाले दिन हजरत माविया के बारे में कैसी बात, क्या इस बात का मकसद क्या है? आपने इबादत करनी है, आपने कुछ भी करना है, आप उसको कैमरे पे लाकर आपको लाखों लोग देखते हैं, आप क्या क्या साबित करना चाहते हैं? हुसैनियत तो इस चीज़ का पैगाम नहीं देती। जो 10-12 केसेस हैं वो कहते हैं ये 18 केसेस हैं, मुझे तो वो सारे केसेस का नहीं आइडिया, मैंने 12-13 जितने भी देखे ठीक हो गया। उन्होंने वो चाय पिलाकर ही खत्म किए। ये वो वाली चाय थी। तो उनकी चाय जो होती है ना बड़ी मीठी होती है, उसमें मीठा ज्यादा होता है। तो आपको मीठा नहीं पसंद? उन्होंने कहा कि पुत्र मैं तेन फेम नहीं देना, हाँ बिल्कुल, तो मैं इन तेरा नाम लेना। उस वक्त उनके चेहरे के ऊपर जो रौनियत थी वो मुझे बड़ी अजीब लगी कि क्या उनके आने से पहले पाकिस्तान के लोग झोंपड़ियों में रह रहे थे? आप क्या अल्लाह की जात के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि मैं तुम्हें स्टार बना दूं, मैं तुम्हें सेलेब्रिटी? आप ही कौन है किसी को आप स्टार बनाए? उन्हें बताओ कि इज्जत खुदा के हाथ में है, वो जो चाहते हैं कि ताबश का ये एहतराम ना हो। एक प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है, ठीक हो। अगर वो अपनी मर्जी से आपके साथ 100 दफ़ा जाती है, 101 दफ़ा वो जब वो जाती है उसकी मर्जी नहीं है, आप अगर उसके अगेंस्ट करते हैं तो वो क्या रेप नहीं है? तो भाई जब आप उसके पाँव चूम रहे थे, उसके अंगूठे चूस रहे थे, जिसकी तस्वीरें हैं मैं आपको देके जाऊंगा। रेप के केस में एक नया लॉ आया है, एंटी रेप एक्ट 2021, जिसके तहत उन्होंने ये कर दिया कि उसको सिर्फ मुदैया का जो बयान है, विक्टिम का बयान ही काफी है मेन अक्यूज को सजा करवाने के लिए। मुसलमान जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरा, ये भी मैं आपको देके जाऊंगा कि मैं जानता हूँ कि मेरा फोन, आपका फोन मैंने रीसेट किया, ये मेरे से गलती हुई, बट मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, मुझे मारा पीटा गया। किसका प्रेशर था जी? रजब भट्ट वगैरह का। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं अपनी वीडियो में कि पुलिस ने सही तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, तो इसका क्या प्रूफ है आपके पास? आयशा जट वो खुद भी तो ये चीज़ें चैट रिसेट कर सकती है और बाद में ये कह के रजब भट्ट और सलमान हैदर ने ये चैट की है। लॉयर है मियां अली इशफाक साहब, जो नाम है एतमाद, ठीक है, एक मंजे हुए प्लेयर है, ठीक हो पूरी एक प्रोफेशनल टीम है। 4 दिन तक वो लड़की का बयान रिकॉर्ड हुआ है, 4 दिन तक उन्होंने डट के ऊपर उसके ऊपर जिरा की है। तो मुदैया का वकील कहाँ था? हक परस्तों के कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्कर कलील से हूँ, मैं यूं ही नहीं दस्तो गिरेबां जमाने से, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो किसी दलील से हूँ। ये मेरी बात मेरी कम्युनिटी के लोगों को भी बुरी लगेगी। ये जो भी केस आप कुछ डील कर रहे हैं सिर्फ फेम हासिल करने के लिए कर रहे हैं। देखिए अगर फेम हासिल करने के लिए करना होता तो फिर तो हम रजब भट्ट के वकील होते। लेकिन ऑपोजिट जाके बंदा ज्यादा फेम लेता है। वो उनकी आपस की मर्जी से था, मगर जब ब्रेकअप हुआ तो फिर ये इल्जाम लगाना क्या ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक हुआ? उसकी वजह ये इस तरह तो कोई भी बंदा, कोई भी लड़की उठ के कह सकती है कि मेरा इसके साथ रिलेशनशिप था तो वो उसके खिलाफ कोर्ट में चली जाएगी, तो इस तरह मामला ज्यादा खराब नहीं हो जाएगा? हर बंदे को एक रास्ता मिल जाएगा। ट्रेंड को नहीं देखा जाता, देखा ये जाता है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। ट्रेंड अब अगर मियां खलीफा का चल जाएगा तो सारे जर्नलिस्ट थोड़ी बन जाएंगे। सना यूसुफ का देख लें, वो जब उनकी शादी हुई थी तो जनाब क्या बात है, बिल्कुल। फिर जब तलाक हुई तो उसने कहा जी वो 20-20 मिनट मुझे अंगूठा आप कहता था बैठ मुंह में डाल के चूसो। आई हैव समथिंग बिग फॉर यू। और खुद कह रजब भट्ट ने या किसी जानने वाले ने? देखिए इस तरह के लोग जो होते हैं वो अब डायरेक्ट सामने नहीं आए, डायरेक्ट सामने नहीं आते, लेकिन जिसके जरिए से उन्होंने सोर्स दिया वो सोर्स पूरी दुनिया जानती है। और मैं आपको वादा करता हूँ आज दिखा के जाऊंगा, आपने ईमानदारी से लोगों को बताना कि मैंने देखा। आयशा जट जब कमरे अदालत से बाहर आ रही हैं तो गालियां दे रही हैं, आखिर कमरा अदालत में ऐसा क्या हुआ कि वो बाहर आके ये कर रही हैं? और फिर दूसरी साइड वालों ने जो रजब भट्ट उन्होंने इन पर केस भी किया, वो मेन चीज क्या थी? वो कहते थे कि जी मैं पर्चा करा दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो भी पर्चा हुआ क्यों नहीं? उन्होंने कहा था जी मैं 10 दिन में चीखें निकलवा दूंगा। वो अगर पर्चा ला के दिखा देते हैं ना, मैं आज ही ये केस छोड़ूं। और अगर वो एप्लीकेशन खारिज हो गई है तो फिर दिलेरी करें, लोगों को बताएं मेरे छोटे से नाम की गलती तो आपने बता दी, तो ये भी हिम्मत करके बता दें कि आपकी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक जुनैद FMJ पॉडकास्ट से। आज जो शख्स मेरे साथ इस टाइम मौजूद है वो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आखिर इसकी क्या वजह है? ये शख्स ना सिर्फ अपने नाम बल्कि अपने काम की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडवोकेट फ़याज़ रमीज़ साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया कीमती वक्त में से। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया। अच्छा, मुझे ये बताया कितने अरसे से आप इस फील्ड में वकालत कर रहे हैं? जी मुझे कोई तकरीबन 2015 से
तकरीबन कोई 11 साल 11 हो गए साल हो होंगे। गया आपको। जी। तो सबसे मुश्किल केस कोई अभी तक आपकी लाइफ में आया हो? अब मेरी प्रैक्टिस कुछ इस तरह की रही है कि मेरे पास केस ही वो आता है जो 6-7 वकीलों ने ख़राब किया हो। ख़राब किया होता है, फिर तो आपके पास आता है? तो उसमें मैं अगर चंद केस आपको बताऊं तो 2000 केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक वो मैटर गया था। जी, जी। उसमें बच्ची ने कुछ 4-5 दफ़ा स्टेटमेंट अपना अक्यूज़ की फेवर में दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट से एक लार्जेस्ट मेडिकल बोर्ड बना 11 डॉक्टर्स के ऊपर, जिसने फिर उसको उसका ओसिफिकेशन टेस्ट किया और वो माइनर डिक्लेयर हुई। अच्छा, और अब वो बच्ची अपने पेरेंट्स के पास है। चलिए शुक्र है। फिर एक इंडिया से लड़का आ गया, बादल बाबू। अच्छा, इंडिया से भी आया था? इंडिया से एक लड़का, एक मंडी बहाउद्दीन में एक लड़की की मोहब्बत में इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर गया। वो अभी भी उसको इम्प्रिजनमेंट हुई थी, वो अभी भी उसको डिपोर्ट करवाने वाला प्रोसेस जो है वो जारी है। तो अभी तक डिपोर्ट नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ वो उसको। वो भी मेरे पास है। वो भी काफ़ी कंटेस्टेड केस था, क्योंकि उसमें एजेंट होने का और मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ाम थे। और इसी तरह से टकी बाई केस देख लें, उनके मैनेजर का मैं भी ट्रायल कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसके अलावा और भी, तो मेरे पास ज़्यादातर केसेस आते रहते हैं, हाई-फाई केसेस इसी आपके तरह के पास आते केसेस हैं, मेरे पास जो बिगड़े हुए केसेस जो हैं बिगड़े वो। हुए। जी। तो आयशा जट का भी केस आप डील कर रहे हैं? जी। अच्छा, जैसा कि आपकी अपनी वीडियो है जिसमें आप खुद कह रहे हैं कि आयशा जट पहले मेरे पास आई थी, तब आपने उनका केस एक्सेप्ट नहीं किया। हम्म। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने उनका केस एक्सेप्ट किया और आप कह रहे हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है? तो वो चैलेंज क्या है? देखें, इसमें ब्रदर बात ये कि शुरू में जब ये मेरे पास आई तो मैंने इनके मुख्तलिफ पॉडकास्ट देखे, जो कि किसी विक्टिम के लिए मुनासिब नहीं नहीं होते। होते। और मैंने जब इनकी केस फाइल देखी तो उसमें भी अब बतौर वकील अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा गलतियां उसमें थी। प्रोसिक्यूशन केस एक सीधा सा प्रिंसिपल है, प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट्स। तो उसमें हर तरफ डाउट ही डाउट, इस तरह के अच्छा, मामला थे। तो मैंने उससे अवॉइड किया। ठीक है। और बाद में फिर ये दोबारा मेरे पास 2-3 दफ़ा आई। तो सडनली मेरे जहन में ख्याल आया कि देखें, वकला के लिए बिला तफरीक वो केसेस करते हैं। जिस तरह से किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो वो उसका ऑपरेशन करने से पहले ये नहीं देखता कि ये कोई दहशतगर्द है, ये कोई मर्डर इसने किया है, ये कोई डिकेट है। वो उसका ऑपरेशन अर्जेंसी में देखते हुए कर देता है, और उस पर हमारी सोसाइटी पे कोई बंदा सवाल भी नहीं उठाता। और इसी तरह से वकला वकला सोसाइटी के डॉक्टर हैं। तो जब उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा चलें, वीक केस है, इसको बहुत अरसे बाद कोई चैलेंज के तौर पर लेते हैं। और अपोजिट पार्टी जो है उसको मैंने जब देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थे। बहुत ज़्यादा, वो क्यों? जो उनके मुख्तलिफ अगर देखते तो उनका एक ही इंटरव्यू आता था। एक इंटरव्यू का मैंने देखा जिसमें उन्होंने कहा, टिकटॉक वीडियो मेरे सामने ही, जिसमें उन्होंने कहा कि पुत्र मैं तेनू फेम नहीं देना, हाँ, बिल्कुल तो ऐसे ही मैं है इन वीडियो। तेरा नाम लेना। उस वक्त उनके चेहरे के ऊपर जो रौनियत थी वो मुझे बड़ी अजीब लगी, कि क्या उनके आने से पहले पाकिस्तान के लोग झोंपड़ियों में रह रहे थे, उनके पास कोई फेम नहीं था, किसी को कोई फेम का नाम नहीं पता था। बिल्कुल, ठीक है, डकी भी तो एक यूट्यूबर है, ऐसा ही है। उसके सब्सक्राइबर अभी भी इनसे ज़्यादा हैं। तो नंबर वन तो उसी को कंसीडर किया जाएगा। तो क्या अगर आप क्या अल्लाह की ज़ात के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि मैं तुम्हें स्टार बना दूँ, मैं तुम्हें सेलिब्रिटी, आप भी कौन है किसी को आप स्टार बनाए? वो तो अल्लाह की ज़ात है, जिससे चाहे इज़्ज़त दे, जिससे चाहे ज़िल्लत बिल्कुल, दे। कोई शक नहीं। ठीक है, वो आपने शेर नहीं सुना कि उन्हें बताओ कि इज़्ज़त खुदा के हाथ में है, वो जो चाहते हैं कि ताबश का ये एहतराम ना हो। बिल्कुल, तो ये तो अल्लाह के काम है। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा उनका। फिर वो जब भी पेशियों पे आते थे, उन्होंने कहना ये एक पेशी का केस है, ये तो बस अगली पेशी पे ख़त्म हम हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा। तो चीज़ों को मैनिपुलेट करना इस तरह से। और एक शख्स विक्टिम है, अगर सलमान की बात की जाए तो वो कभी कह रहे हैं कि जी ये मेरी बंदी है, ऐसा उनकी ही है। उनकी वीडियोस में। फिर कभी कह रहे हैं कि जनाब ये एक लड़की है, मैं कहता हूँ कि जी वो बैड करेक्टर। आप बैड करेक्टर को छोड़ें यार, एक प्रोस्टिट्यूट है। ठीक है, ठीक हो गया। अगर वो अपनी मर्ज़ी से आपके साथ 100 दफ़ा जाती है, 101 दफ़ा वो जब वो जाती है उसकी मर्ज़ी नहीं है, आप अगर उसके अगेंस्ट करते हैं तो वो क्या रेप नहीं है? बिल्कुल। क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ लेकिन रेप बात देखें, जो रिलेशनशिप होता है, बात उसकी की जाए आयशा जाट और सलमान हैदर की, वो आपस में रिलेशनशिप में थे। जो भी कुछ हो रहा था उनकी बाहमी मर्ज़ी के साथ सब कुछ हो रहा था। तो जब आपस में ब्रेकअप हुआ तो फ़ौरन से ये कह देना कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, या ये जो केस उनका चल रहा है, तो क्या ये गलत नहीं है फिर? क्योंकि जो कुछ हो रहा है उन दोनों के दरमियान वो तो अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे उस देखें, टाइम। अगर आप 375 की डेफिनेशन पढ़े ना, जिसमें रेप को एक्सप्लेन किया गया, तो उसमें एक क्लास ये भी है कि आप किसी को शादी का झूठा वादा देकर अगर उसके साथ कोई रिलेशनशिप कायम करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो दैट इज़ अ रेप।
तो आयशा की ये गलती है कि उसे अपनी एफआईआर में ये नहीं लिखवाना चाहिए था, उसको रियल स्टोरी जो थी इस वही मैं वही बयान करनी चाहिए वही थी कहनी उसको। चाहिए। वो सिंपल अगर 2 लाइनें लिखती कि मेरी सोशल मीडिया से इस शख्स के साथ दोस्ती हुई, फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप हुआ, ट्रस्ट बढ़ा, उसके बाद उसने शादी का कहा, जो कि चैट मौजूद है। अच्छा, मैं ये वो चैट चैट भी है। आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आपके प्लेटफॉर्म पे चलेगी, ठीक हो जिसमें गया। सलमान प्रपोज कर रहे हैं शादी का। तो जब आप किसी को बार बार इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, वो मिलती रही आपसे, ठीक है, उसके बाद आप ये जुमला कहेंगे कि मैं तो 10 लड़कियों को मिलता हूँ, मैं 10 से शादी कर लूँ। बिल्कुल। तो इसका आप मतलब फिर उन 10 को भी केस करना भाई चाहिए सलमान पे। भाई वो जुमला है उनका कि मैं तो 10 को मिलता हूँ, मैं 10 से शादी कर लूँ, आप कौन है? तो भाई जब आप उसके पाँव चूम रहे थे, उसके अंगूठे चूस रहे थे, जिसकी तस्वीरें हैं, मैं आपको दे के जाऊंगा आज। ठीक हो गया। तो वहाँ बताए ना, ताकि लोगों को भी पता चले क्या है असल में, सच क्या है। भाई वो जुडिशल फाइल का 46 पेजेस की जो चैट है, और वो उसमें तस्वीरें भी हैं, सारा कुछ अच्छा, है। सब कुछ आपने सबमिट किया हुआ है। जब आप उसको दे रहे थे, सारा मामला कर रहे थे, तो उस वक़्त वो नेक परवीन थी, बहुत अच्छी खातून थी। अब आपको उसमें बुराइयाँ भी नज़र आती हैं, आपको वो बैड करैक्टर भी नज़र आती है। तो मेरा यही स्टांस है, अगर वो बैड करैक्टर हो तो आपका करैक्टर कहाँ खड़ा हुआ है? आप खुद को कैसे इसमें से निकाल सकते हैं? आप भी तो उसी चीज़ का हिस्सा थे। कल तक तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, ये बात प्रायोरिटी की है सिर्फ़। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपकी एक वीडियो है जिसमें आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं उनको उम्र कैद हो सकती है। आप ये बात इतने प्रूफ से कैसे कह सकते हैं? देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ना, वो मदर ऑफ़ ऑल कोर्ट है, और उनके जो फ़ैसले होते हैं वो गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं। उनके फ़ैसलों के मुताबिक 164 का स्टेटमेंट, और अभी रेप के केसेस में एक नया लॉ आया है, एंटी रेप एक्ट 2021, ठीक हो गया। जिसके तहत उन्होंने ये कर दिया है कि वो सिर्फ मुद्दईया का जो बयान है, विक्टिम का बयान ही काफ़ी है मेन अक्यूज़ को सज़ा करवाने के लिए। आपके पास डीएनए है, मेडिकल है, वो चीज़ें मैटर अब नहीं मैटर करती, नहीं करती हैं। ओनली स्टेटमेंट। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, अगर मुद्दईया गलत बयान देती है या बाद में कंप्रोमाइज़ करती है, तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी, ताकि जो लोग फेक केसेस करवाते हैं उनके ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस उन्होंने रखा है। तो उस चीज़ को देखते हुए 164 का स्टेटमेंट और फिर गवाहों के जो बयान है वो भी बिल्कुल इन लाइन, और अदर जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है मेडिकल की सूरत में, बाकी चीज़ें जो हैं, जैसा कि मुलज़म लोकेशन शेयर कर रहा है, इस मकान पे आ जाओ, उससे पहले उससे वीडियो शेयर कर रहा है कि आज ऐसे करेंगे। अच्छा। ठीक है, अब आपने पूछा तो फिर मैं आपको बता ही दूं कि उनका किरदार क्या रहा है। तो वो उससे पहले जो वो सारे मामला होते रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो मेरे सामने फ़ाइल अवेलेबल थी मेडिकल की सूरत में, उसी चीज़ को देखते हुए मैंने कहा कि ये एक मुलज़म की हद तक उम्र कैद का है। हाँ, बाकी जो है रजब भट्ट, मान डोगर, जहांगीर और जवाद, उनका रेप के वो मुलज़म नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही उनका है। एलिगेशन सिर्फ ये है कि उन्होंने एविडेंस मिटाए हैं, और गुनहगार का साथ देने वाला भी तो गुनहगार ही होता है। लेकिन इस चीज़ का कोई प्रूफ है कि जी इन्होंने जी केस, जी जी। ये भी आपने सबमिट कराए में? भाई वो जो मोबाइल फ़ोन हुआ है ना, रीसेट, जिसको वो लड़की क्लेम करती जी है, जी। वो फरांसिक के लिए गया हुआ है, तो ठीक है। उसकी रिपोर्ट आ गई है? अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई। तो नहीं आई है। फरांसिक में देखा जाएगा कि फ़ोन जो है वो रीसेट हुआ है या नहीं हुआ। 2 फ़ोन थे, एक उसका फ़ोन और एक उसकी बहन का फ़ोन। एक फ़ोन उसने टिकटॉक या डिजिटल मीडिया चलाने के लिए रखा हुआ था, जो नॉन पीटीए था, ठीक हो गया। वो उससे कहीं चोरी हो गया। दूसरा फ़ोन उसने फरांसिक के लिए दिया, तो वो फ़ोन भी उसने दिया हुआ जो फरांसिक के लिए गया हुआ है, तो उसमें पता चल जाएगा कि जिस डेट को वो क्लेम करती है वो रीसेट हुआ या नहीं हुआ। तो जब कोई फरांसिक रिपोर्ट नहीं आई, तो आप किसी को कैसे इनोसेंट डिक्लेयर कर सकते हैं? और फिर जो 7 विटनेस है वो भी कह रही है कि इन्होंने फ़ोन रीसेट किया है। तो आपके पास जो डायरेक्ट एविडेंस होता है वो ओरल एविडेंस ही होता है। आपके पास जो सबसे पुख्ता शहादत होती है ना, वो किसी शख्स का बयान ही होता है। बाकी सारे एविडेंस कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होते हैं, जो उसको सपोर्टिंग एविडेंस आप कह लें, जी बिल्कुल। जैसे मेडिकल हो गया, बाकी सारी चीज़ें उसको उस स्टेटमेंट को दुरुस्त साबित करने के लिए होते हैं। डायरेक्ट एविडेंस आपके पास स्टेटमेंट ही होता है। तो गवाहों के बयान उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये बात की थी कि उसको उम्र कैद, और बाकियों को 1/4 201 के तहत जो बनती है 7 साल भी दे सकती है, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है जितनी भी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो जी इनोसेंट हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन अगर रिपोर्ट में वो जो जिस डेट को वो क्लेम कर रही हैं, ऐसा कोई चीज़ ना हुई तो फिर? लेकिन फिर भी वो मैटर बनता है एविडेंस का। अगर मुद्दईया क्लेम कर रही है, फिर भी वो ऐसा केस नहीं है कि उसको विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस ही आप उड़ा के रख दें, क्योंकि उसके अलावा चैट है, चैट में सलमान जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं जानता हूं कि मेरा ये भी मैं आपको दे के जाऊंगा कि मैं जानता हूं कि मेरा फ़ोन, आपका फ़ोन मैंने रीसेट किया, ये मेरे से गलती हुई, बट मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, मुझे मारा पीटा गया।
ये पेज नंबर 7 है जो जुडिशियल फाइल लगी हुई है ना। अच्छा, ये सलमान के अपने मुंह के अल्फाज भाई हैं। ये 46 पेजेस की चैट है और हमें पढ़ पढ़ के ना जुबानी याद हो गए। बिल्कुल। ये पेज नंबर 7 के ऊपर ये चैट है जिसमें वो एक्सेप्ट करते हैं कि जी मेरे ऊपर प्रेशर था। तो किसका प्रेशर था जी? रजब भट्ट वगैरह का। फिर उसके बाद कॉल आती है, कॉल पे डिटेल में बात होती है, वो कॉल डिलीट कर दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये लिखता है कि मैसेज में ये बात हो रही है, कॉल पे डिटेल में बात है, वो कॉल बाद में डिलीट कर दी गई। तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक तरफ से तो लिखता है कि ये चीज़ें मौजूद हैं, दूसरी तरफ लिखता है कि जी ये मशहूर होने के लिए किया गया है। तो फिर मुझे बताएं मैं कौन सी बात को दुरुस्त मानूं? मैं तो फिर यही समझूंगा बिल्कुल। जी। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं अपनी वीडियो में कि पुलिस ने सही तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, तो इसका क्या प्रूफ है आपके पास? देखें, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन मैं इसलिए कहता हूँ कि सही नहीं की, उसकी वजह ये है कि एफआईआर की अगर स्टोरी पढ़े ना तो एफआईआर में 3 तरह के एलिगेशन है। पहला एलिगेशन ये है कि जी मुझे बुलाया गया और मेरे साथ रेप किया गया, मुझे नाजेबा वीडियोस बना के शेयर करना। फर्स्ट एलिगेशन रेप। सेकंड एलिगेशन किसी की नाजेबा वीडियो बनाना और उसको शेयर करना। तो थर्ड एलिगेशन क्या है कि वो जिस वीडियो जिस मोबाइल में भेजेंगी उसका डाटा रीसेट करना। अब उस एफआईआर में सिर्फ 376 लगाएगी रेप के हवाले से। रेप के हवाले से जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है तो जैसे जैसे वो चीज़ों को देखता है वो उसका दायरा कार खोलता है। एफआईआर की स्टोरी के मुताबिक 3 ऑफेंसेस बनते हैं। लॉ ये कहता है कि अगर कोई शख्स किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम हो कि उसने शवाहद मिटाए, एविडेंस मिटाए हैं, तो वो आता है 201 की वायलेशन। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चाहिए था कि सेक्शन 201 ऐड करता, उसमें लिखता कि 201 ऐड किया, ये लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया, ये चीज़ें बिलमुशाफा गुफ्तगू करवाई गई, ये चीज़ें प्रूव की गई। आफ्टर दैट इनके सामने इस हवाले से कोई चीज़ नहीं आई, लिहाजा मैं 201 लगा के डिलीट करता हूँ। 201 आज तक लगाई नहीं गई, नहीं लगाएगी। जो वो लेकिन वीडियो। इसका एक ये भी चीज़ हो सकती है ना, लड़की जो है आयशा जट, वो खुद भी तो ये चीज़ें चैट रिसेट कर सकती है और बाद में ये कहे कि रजब भट्ट और सलमान हैदर ने ये चैट की है। तो ये उस मुल्ज़मान एंगल से भी देखा जा सकता तो है ना इस केस मुल्ज़मान को। ने जितने भी बयान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने दिए हैं, जी। किसी में भी उसने नहीं कहा कि उसने खुद चैट रीसेट की है। ठीक है, ये तो मुल्ज़मान का फिर काम बनता था, अगर उसने खुद की है तो वो पॉइंट आउट अच्छा, कर इस दे। पॉइंट से कोई भी उन्होंने पॉइंट आउट बात की? उन्होंने ना इस चीज़ को इनकार किया है कि हमने किया या नहीं किया, इस हवाले से उनका कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। किसी जगह पे उन्होंने डिनाई नहीं किया, किसी जगह भी नहीं। किसी जगह पे डिनाई नहीं किया उन्होंने। देखें, जो जनरल पब्लिक होती है वो सिर्फ टिकटॉक इन चीज़ों को देखे। मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ जो जुडिशियल फाइल बोल रही है, जो मेरे ठीक। सामने फाइल है। तो कोई मेरा आपके प्लेटफॉर्म से चैलेंज है, कोई मुल्ज़म अपना स्टेटमेंट दिखा दे जिसमें उसने कहा हो कि जनाब ये इन्होंने रीसेट किया। हाँ, ठीक जब है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। अच्छा, आपकी एक वीडियो है जिसमें आप कह रहे हैं कि जो आयशा जट के पुराने वकील थे, वो भी जो मुसलमान हैं उनके साथ मिले हुए थे, पैसे लिए हुए थे। ये बात आप इतने प्रूफ से कैसे कह सकते हैं? क्या आपके पास इस चीज़ का कोई प्रूफ है? देखें, मैं पहली बात तो ये है कि मैं मार्केट में ना किसी की इज्जत ख़राब नहीं करना चाहता, चाहे कोई भी हो। लेकिन फिर भी देखिए, आप एक लेकिन मैं बात कर रहे आपसे हैं एक ना। सवाल आपसे एक कर, रेप के केस में सबसे अहम स्टेज होती है 164 का स्टेटमेंट। ठीक हो गया। उस स्टेटमेंट में मुद्दइया जो होती है या जो विक्टिम होती है वो जज के सामने जाकर अपना फाइनल स्टेटमेंट दे रही दे होती है। दी। फाइनल स्टेटमेंट पे अपोजिट साइड पे लॉयर हैं मियां अली इशफाक साहब, जो नाम है अतमाद का। ठीक है, एक मंजे हुए प्लेयर हैं, ठीक हो गया। पूरी एक प्रोफेशनल टीम है। 4 दिन तक वो लड़की का बयान रिकॉर्ड हुआ है, 4 दिन तक उन्होंने डट के ऊपर उसके ऊपर जिरा की है। तो मुद्दइया का वकील कहाँ था? ये भी है। मुद्दइया का वकील इतनी अहम स्टेज के ऊपर क्यों नहीं गया? उसने क्यों नहीं अपनी साइला की तैयारी करवाई कि उसको बताया कि आपका स्टेटमेंट ये है, आपसे ये सवालात हो सकते हैं, आपने ये जवाब देने हैं। और जब वो अदालत में मियां अली इशफाक साहब उससे सवाल कर रहे थे जो इररेलेवेंट सवाल हैं, जिससे उसका करैक्टर बैड शो किया जा रहा है, तो मुद्दइया का कोई वकील होता तो वो कहता है सर आप रेलिवेंट क्वेश्चन कर सकते हैं रिगार्डिंग द केस, उसकी बिल्कुल। पर्सनल लाइफ के हवाले से नहीं कर सकते। तो उस पर जो 7-8 पेजों की ज़ेब दास्तान लिखी हुई है, जो तहरीर लिखी हुई है, उसमें बहुत सारे इररेलेवेंट क्वेश्चन हैं और वही हमारे केस को बार बार वो पढ़ के सुनाते हैं और हिट करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा ना कि वो वकील साहब कहाँ थे, जबकि मैं टिकटॉक पे और मीडिया पे देखता हूँ तो वो 50-50 वकीलों के साथ 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 होते हैं। नज़र आते हैं और वो उनका जेस्चर ये होता है कि अगली पेशी पे वो सजाए मौत करवा देंगे, और किसी भी अहम स्टेज के ऊपर वो नहीं है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस चीज़ को करते हुए, लेकिन जो फैक्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे यही बात करूँगा कि मैं हक परस्तों के कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्कर कलील वाह। से हूँ।
मैं यूं ही नहीं दस्तों गिरेबां ज़माने से, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो किसी दलील से हूँ। ये बिल्कुल मेरी बात मेरी कम्युनिटी के लोगों को भी बुरी लगेगी, लेकिन अल्लाह ने हमें इतनी सकत दी है कि हम बात कर सकें। तो वो कहाँ थे जब 164 का बयान हुआ? मुझे प्रैक्टिकली किसी कोर्ट में उनकी अपीयरेंस नज़र नहीं आई। बिल्कुल भी नहीं। कोई एक एक्ट बता दें। मेरे से पहले 2 वकील चेंज हुए थे, आपको नाम अच्छा, याद है? आपसे पहले 2? नाम याद है, मैंने नहीं, आपको बताया। आपने बताया, बिल्कुल मैं इस ऐसा ही केस है। में आया हूँ, जो इस केस को देख रहा है उसको ये पता होगा फयाज रामे वकील है शायद। ऐसा ही है, क्यों? बिल्कुल। कहाँ वो मुझे कोई जानते हैं? क्यों? वो मुझे हर डेट पे देखते हैं। कभी मैं एनसीसीए जा रहा हूँ, कभी मैं हर फोरम अवेल कर रहा हूँ, जो मेरा काम है। बाकी तो इदारों ने करना है, तो बस उन्होंने वो काम नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी क्या मजबूरी थी? आप टिकटॉक पे तो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये बात तो की थी। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो भी केस आप कुछ डील कर रहे हैं सिर्फ फेम हासिल करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, अगर फेम हासिल करने के लिए करना होता तो फिर तो हम रजब भट्ट के वकील होते। फेम उसके लेकिन ऑपोजिट जाके बंदा ज़्यादा फेम लेता है। नहीं, फेम उसके पास ज्यादा, ऑपोजिट जाके तो गालियां ही पड़ती हैं। एक बंदे के लेकिन पास उसमें कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है ना नबे उससे। बाद में लाख एक बंदे के फॉलोअर हैं, और ऑपोजिट एक ऐसी खातून है जिसके पास कोई ज़राए वसाइल नहीं है, जिसकी कोई प्रोफाइल नहीं है, और उसके साथ कोई भी वकील खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रोफेशनल वकील होगा वो बचाता है अपने आप को कि यार जिसका सक्सेस रेट कोई 80-90+ होगा, वो जाएगा यार मैं इसमें क्यों जाऊं, ठीक है, और उसमें कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। और अगर फेम लेना होता तो फिर भाई हम बहुत सारे वकीलों ने अपनी मुद्दत में, या बहुत सारे लोगों ने अपनी मुद्दत में केसेस किए हैं उनके ऊपर। मैं कोई अपनी मुद्दत में तो केस नहीं किया। नहीं किया, मैं बिल्कुल। किसी केस में उनके अगेंस्ट खुद से तो कोई एप्लीकेशन नहीं मूव की। अब मेरे पास एक शख्स केस लेकर आया, मैं अगर उसका दयानतदारी के साथ डट के उसका केस दिफा कर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ, तो ये क्या इसमें फेम वाली कौन सी बात आ गई? और मुझे बताएं कि कौन से फेम उसमें बताएं कि इनके आने से पहले मेरे को 80,000 के करीब यूट्यूब पे फॉलोअर इस केस से, अच्छा, इस केस से पहले इससे केस से पहले। तो अभी कोई 200 बड़े हैं इस केस के, यहाँ तो कितना फेम हमने ले लिया, सिर्फ 200 बंदे। ठीक है। और टिकटॉक पे मेरे कोई थे 25,000, वो अब 27,000 हो गए, कोई 1,500 2,000 टिकटॉक पे इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। तो कितना, बल्कि मुझे तो इस केस में जो है वो हेट ही मिला है। मतलब डिफेम हुए आप इस केस की वजह से ज़्यादा। हेट मिला क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग एडमिटेडली ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसा ही और है। वो एक इस तरह से उनके साथ अटैच है कि उन लोगों की एसोसिएशन इस तरह के वो सुनना ही नहीं चाहते, वो इस चीज़ को एडमिट करना ही नहीं चाहते कि वो राइट है या रॉन्ग है। वो कहते हैं बस आप इनको सपोर्ट करें, उनके कुछ सपोर्टर इस तरह के हैं। अच्छा। तो वो आप देखा होगा कि आपने शुरू में जब हम वीडियोज़ लगाते थे तो नीचे बहुत ही अजीब किस्म के कमेंट, गैर आते अखलाकी, हैं, ज़ाहिर सी बात है, लोग हर किस्म के वो कमेंट क्यों आते करते हैं? हैं। वो हेट ही मिला ना हमें। बिल्कुल ऐसा ही तो है। उसमें अब जाके जैसे जैसे पिक्चर क्लियर हो रही है, अब लोगों के पॉजिटिव कमेंट आते हैं। तो फेम का तो तब होता कि अगर हम कोई मुद्दई खुद होते, या कोई इसमें होता मुद्दईया, मुझे बताएं आज सुलह कर ले, ठीक हो गया। तो वकील चला सकता है उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं चला सकता। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि जी हम फेम ले रहे हैं? मुद्दईया चाह रही है तो हम उस केस को चला रहे हैं। जिस दिन मुद्दईया बैठ जाएगी तो हम क्या उसमें कर सकते हैं? तो ये है कि उनकी इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है, और जो मैं काम कर रहा हूँ उस चीज़ के मैं पैसे लेता हूँ, वो मेरा काम है, बिल्कुल ऐसा ठीक ही है। है। जिस तरह से डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है। आपका भी ये काम है, हाँ, शोबा तो है ये एक बिगड़ा हुआ आपका। केस मेरे पास आया था, बिगड़े हुए बच्चे का, तो इसका इलाज करना ज़रूरी था, तो वो हम कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने देखा है पाकिस्तान में जिस इंसान को ज़्यादा फेम मिल जाता है वो टारगेट लिस्ट में शामिल हो जाता है। हर बंदा उसी को ही टारगेट करता है। ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। देखिए, ऐसा ही है, रजब भट्ट को भी किया, डक्की भाई को भी किया, नदीम नानी वाला है उसको भी ये किया, मिस्टर पतलू है उसके साथ भी यही हुआ, और बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर है। हर किसी को टारगेट किया जाता है। कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई चीज़ उठ के उसके खिलाफ निकाली जाती है, बेशक पुरानी हो नई हो, उसको किसी तरह उसके साथ जोड़ी जाती है। देखिए, जब आप इतना फेम हासिल करते हैं ना, उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि उससे पहले आपका कुछ माजी भी होता है। अब डकी भाई हैं तो उन्होंने कितने लोगों को रोस्ट किया है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। लेकिन वो तो एक अलग चीज़ आ जाती है ना। हम्म। लेकिन टारगेट करना तो एक अलग चीज़ है, स्पेशल टारगेट किया जाता है। नहीं, ये दोनों तरफ से होता है, ये दोनों तरफ से होता है, किसी एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से ही होता है। और कुछ लोगों का, ये इवल जीनियस लोगों का, आप कह भी सकते हैं कि ट्रेंड होता है कि चलो यार इस बंदे को टारगेट करेंगे तो थोड़ा रीच मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इस हद तक बात आपकी कुछ हद तक एक्सेप्ट भी की जा सकती है, लेकिन ये वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, हर मामले में ऐसा नहीं होता। अच्छा देखिए, लड़का लड़की का जो रिलेशनशिप होता है वो दोनों की बाहमी रजामंदी से होता है। ठीक है, सलमान हैदर और आयशा जट दोनों का जो भी रिलेशन था वो उनकी आपस की मर्ज़ी से था। मगर जब ब्रेकअप हुआ तो फिर ये इल्ज़ाम लगाना क्या ठीक है?
जी बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक हुआ? उसकी वजह ये इस है, तरह तो कोई भी बंदा, कोई भी लड़की उठ के कह सकती है कि मेरा इसके साथ रिलेशनशिप था, तो वो उसके खिलाफ कोर्ट में चली जाएगी। तो इस तरह मामला ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाएगा? हर बंदे को एक रास्ता मिल जाएगा। देखें 375 जो है ना, अगर कानून पढ़ें, वो इस चीज़ की परमिशन देता है आपको कि अगर कोई आपको एमिनेंट मैरिज का या फॉल्स कोई झांसा देकर आपकी उसने कंसेंट ले ली और एक रिलेशनशिप कायम कर दी, तो पूरी दुनिया में यही असूल है कि अगर लड़की उसके ऊपर कंप्लेंट करना चाहे तो वो रेप में फॉल करता है। रेप सिर्फ यही नहीं होता कि आप किसी लड़की को कमरे में बंद करके, उसका मुंह बंद करके, हाथ बांध के उसके साथ कर लें। उसकी कंसेंट अगर किसी धोखाधड़ी से ली गई है तो वो भी रेप में फॉल करता है। तो वो कंप्लेंट इस हवाले से कर सकती है। और इस केस के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो मेरी जहां तक आयशा से बात हुई थी कि आपने मेरे से सवाल किया, तो आपने क्यों किया? हुँ, उन्होंने कहा सर मैं इसके ऊपर शायद कार्रवाई ना करती। एक तो इन्होंने मुझे ज़लील और रुस्वा किया, उसके बाद इन्होंने मेरे खिलाफ जाके एनसीसीए में एप्लीकेशन दे दी। वो किस चीज़ की थी? सलमान ने कि जी ये कोई मेरी वीडियोस यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो और उसने कहा कि वो वीडियो भी ऐसी थी कि मैं उनके साथ बैठ के किसी जगह पे खाना खा रही थी। तो उन्होंने ये वीडियो सब वाले से उठा के एनसीसी में एप्लीकेशन दे दी। तो जिस पर मैंने फिर कहा कि मुझे तो इन्होंने अब्यूज़ किया है, 1 साल तक अब्यूज़ किया है, और अगर मैं अपना लीगल राइट यूज़ करूँ तो वो तो सीधा-सीधा रेप बनता है। तो ये वजह बनी उनका एप्लीकेशन देने की। अदरवाइज़ शायद वो इसको इस चीज़ की तरफ ना आती वो। वो इसको मूव ऑन कर जाती या कुछ ऐसा था, मतलब बिल्कुल। जो मुझे उन्होंने जो बात बताई। तो फिर उसके बाद लीगली भी अगर देखें तो कानून उसकी इजाज़त देता है। और उसने जो अपनी प्राइवेट कंप्लेंट में जो स्टोरी है उसमें उसने यही लिखा है जो आप बात कर रहे हैं। उसने कहा आई केम इनटू कांटेक्ट विद सलमान अदर थ्रू सोशल मीडिया, ऐसा ही इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के थ्रू ठीक हुआ है। था उनका राब्ता। विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली रिलेशनशिप डेवलप हुआ, मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। फिर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे मुलाकातें होना शुरू हो गई। उसमें उसने रियल स्टोरी लिखी सारी, और उसमें उसने बताया कि मुलाकातें होना शुरू हो गई। उसके बाद एक लिव इन रिलेशनशिप कायम हो गया अंडर द फॉल्स प्रोटेक्ट्स ऑफ द मैरिज। और उसके बाद जब उन्होंने नहीं किया तो मैं यहाँ आ गई। तो ये अगर यही स्टोरी जो है हकीकत में जो आप बात कर रहे हैं, तो ये रेप है। ये 375 अगर आप पढ़ेंगे, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो गूगल करें इसका मतलब सारे 375। डर जाएँगे जो जिन्होंने जीएफ या बीएफ बने एक दूसरे की गर्लफ्रेंड है, वो तो बिल्कुल डर जाएँगे लड़के इसमें तो। बिल्कुल यार, ये इस्लाम भी तो इसकी इजाज़त नहीं ना देता। आपने अगर करना है आपने कहा कर लें, बिल्कुल। आपको एक परमिशन दी हुई लेकिन है। आजकल एक चीज़ का ट्रेंड बना हुआ है ना, सोशल मीडिया उठा के देख ले, जो भी चीज़ है ट्रेंड बहुत ज़्यादा बन गया इस चीज़ का। ये तो अब ख़त्म ही नहीं हो सकता है। नहीं, ट्रेंड देखें, ट्रेंड को तो नहीं देखा जाता या पॉपुलैरिटी को तो नहीं देखा जाता। लेकिन देखा लोग तो वही देख चीज़ देखते हैं जो चीज़ चल रही होती है। नहीं, ट्रेंड देखें, ट्रेंड को नहीं देखा जाता, देखा ये जाता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ट्रेंड अब अगर मियाँ खलीफा का चल जाएगा तो सारे जॉनी सिंह थोड़ी बन जाएंगे। ट्रेंड ऐसे ट्रेंड ही इज़ अ है। डिफरेंट थिंग। ट्रेंड को नहीं देखा जाता, देखा ये जाता है कि गलत क्या है, सही। वो पंजाबी में कहते हैं कि अगर कोई बंदा अपना मुंह चपेड़े मार के लाल कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अपना भी उसी तरह से कर लें। लेकिन हम लोग वही हैं जो चीज़ ट्रेंड में चल रही होती है वही चीज़ करते तो आते हैं। यही तो हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पे लोग बहुत सारे लोगों को स्टार समझते हैं, लेकिन हमने उनके घिनौने चेहरे देखे हैं कि उनके अच्छा, किस तरह से कि पर्दे के पीछे। अली हैदराबादी आपके सामने, अब जितने भी टिकटॉकर उठाएंगे, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता है। काशिफ ज़मीर साहब जी एक बड़ा नाम आया, उनका सोना जाली निकल आया। हाँ, वो भी सुना हमने। खुर्रम गुज्जर साहब आ गए जनाब, शेरों वाले। जी। फ्रॉड की एफ आई आर उनके ऊपर अच्छा निकल आई। उन्होंने भी फ्रॉड किया हुआ है? फ्रॉड फॉरनर से उन्होंने कर लिया, एफ आई आर निकल आई। अच्छा। अली हैदराबादी साहब, उन्होंने तलाक दे दी। अच्छा ये जो तलाक तलाक दी के है बाद उन्होंने, सुलह कर ली, सुलह हो गई है? सुलह हो गई। अब ये इवल जीनस लोगों का इस हद तक ये गिर जाते हैं कि ये इनका बस नहीं चलता, ये खुद नंगे होके खड़े हो जाएं सिर्फ ये फेम लेने के लिए। जो बिल्कुल ऐसा ही है। आपने तलाक देनी, आप बंद कमरे में दे दें। वीडियो स्पेशल वीडियो बनाई है उस आप तलाक पहले की भी। कैमरा ऑन करते हैं, वो आपके सामने सडनली हो जाता है। नहीं, मैं आपके सामने अचानक आ गया हूँ यहाँ, नहीं ज़ाहिर सी डेफिनेटली बात इससे है, पहले राब्ता आपने हुआ कोई है। टाइम बनाया बिल्कुल होगा, ऐसा मैंने ही कोई है। उसकी आपने कोई कहा होगा आए, मैंने उसको एक्सेप्ट किया होगा, फिर ही पहुंचा हो ना। बिल्कुल। तो वो वहां पे पहुंची तो जनाब उसने कैमरा ऑन किया और वो चल गया, और फिर बाद में सुलह भी होगी तो वो भी चल गया। क्या बात है। तो भाई ये इस हद तक, इससे पहले आप सना यूसुफ का देख लें, वो जब उनकी शादी हुई थी तो जनाब क्या बात है। बिल्कुल। फिर जब तलाक हुई तो उसने कहा जी वो 20-20 मिनट मुझे अंगूठा कहता था बैठ मुंह में डाल के चूसो। ये क्या है? अगर मैं कोई ये बात वाकई में गलत, सच कह रहे हैं आप? भाई वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है सना यूसुफ की। ठीक अच्छा। है जी, मुझे इस हद तक कर दिया गया था। तो जब शादियां होती हैं लोगों को दिखाया जाता है, तो भाई मैं अगर कोई बात गलत कर रहा हूँ, मैं सारी बातें एविडेंस के साथ आपको कर रहा हूँ। ठीक है। तो यही यही चीज़ है कि यहाँ पे अब जो हम जैसे लोग होते हैं
उनको फिर हेट मिलता है और इस तरह की चीज़ें। लेकिन आप देखें कि जब आप लोगों को वो दिखाएं कि जो है उसने असल कहा, चेहरा तो किसी और को नहीं उसने पता। उसने सना यूसुफ ने एक बात की, उसने कहा कि मैं अपने घर के हालात से मेंटली डिप्रेशन में चली गई बहुत ज़्यादा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये अभी पागल हो रही है ना, तो इसका भी एक व्लॉग बना लेते हैं। वाह, ठीक है। मतलब देखे किस तरह जुनून चल रहा हुआ है लोगों पर तो कि किस ये तरह ये फेमस होना चाहते हैं वो। तो ये जो मोहतरम जिसकी आप बात कर रहे हैं, इंतहाई सेंसिटिव इशू है। इन्होंने पहले 9-10 मुहर्रम वाले दिन हज़रत माविया के बारे में कैसी बात की। या इस बात का मकसद क्या है? आपने इबादत करनी है, आपने कुछ भी करना है, आप उसको कैमरे पे लाकर आपको लाखों लोग देखते हैं, आप क्या क्या साबित करना चाहते हैं? हुसैनियत तो इस चीज़ का पैगाम नहीं देती। हुसैनियत, मैं भी हुसैनी हूँ, मैं अहले बैत का मानने वाला हूँ और मैंने पढ़ा है अहले बैत को, इधर मेरे दिल में रहते हैं अहले बैत। ठीक है। जी। अगर कोई हुसैनियत का पैगाम है तो सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक, सजदे में नमाज, नमाज के वक़्त शहादत। ठीक है। और उनसे जब पूछा गया कि क्या मौत से डर कर आपने नमाज, उन्होंने कहा मैं डर के नहीं, मैंने कभी कज़ा पढ़ी नहीं। तो उससे उन्होंने मैसेज ये दिया कि मौत भी सर के ऊपर खड़ी हो तो नमाज नहीं छोड़नी। नहीं छोड़नी। तो दूसरा, कटा हुआ सर नेज़े पे कुरान पढ़ता गया, कुरान नहीं छोड़ना। वो तो दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो वो केस कहाँ तक पहुंचा है? देखें, मैं वो आपको बता रहा हूँ बैकग्राउंड। फिर उन्होंने क्रिश्चियनिटी की। क्यों? कि जब आप किसी के इस तरह के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, फिर पॉजिटिव नेगेटिव एनालिसिस आते हैं, आप वायरल होते हैं। इनके लिए वो कंटेंट है, किसी के सेंटिमेंट्स को, इनके लिए कोई हद नहीं है, ना किसी मज़हब की, ना आप कह लें किसी और चीज़ की, ना कोई अखलाकियात की। ये जो इतनी व्यूवरशिप होती है, ये जो इतना फेम है, उसके लिए बहुत कुछ ये करके वहाँ तक पहुँचते हैं। इवन कि अपना बेच के अपने आप को गिरवी रख के वहाँ पे पहुँचते हैं सर, इतनी आसानी से नहीं। बिल्कुल। अच्छा, रजब भट्ट की तरफ से आपको कोई ऑफर हुई है या जी उनके किसी चाहने वाले की तरफ से? बिल्कुल। किस किस्म की ऑफर हुई है अगर बताना चाहे तो? उन्होंने खुल के कोई बात उसमें नहीं की, लेकिन उन्होंने इतना यूँ क्या ज़रूर कहा कि आई हैव समथिंग बिग फॉर यू। और खुद आप कहा रजब भट्ट ने या किसी चाहने वाले ने? देखें, इस तरह के लोग जो होते हैं वो अपना डायरेक्ट सामने नहीं आए हैं। डायरेक्ट सामने नहीं आते, लेकिन जिसके ज़रिए से उन्होंने सोर्स दिया, वो सोर्स पूरी दुनिया जानती है। और मैं आपको वादा करता हूँ, आज दिखा के जाऊँगा। आपने ईमानदारी से लोगों को बताना है कि मैंने देखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मैं ठीक आपको हो दिखा गया। के जाऊँगा और वो ऑथेंटिक सोर्स होगा, और एक नहीं 12 से 13 होगी। देखें, मैं यार वकील हूँ, मैं अब बिल्कुल। यहाँ पे किसी के वॉइस मैसेज चला रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ, तो देखें मैं मार्केट में किसी बंदे की इज्जत नहीं ख़राब करना चाहता। ठीक है, उसका एक भरम है तो भरम वो रहे। और सेकेंडली, मैं वो पीका एक्ट की जद में नहीं आना चाहता। मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है, वो मैंने अवेल कर ली। लेकिन मुझे जितने भी लोग मिले हैं, किसी को एतराज़ होता है तो मैं कहता हूँ ऑफिस आ जाओ, मैं सुना देता हूँ आपको, भी सुना के भी जाऊँगा, दिखा के भी जाऊँगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप रजब भट्ट के इतने खिलाफ जो हैं इस वजह से कि उन्होंने आपको चाय नहीं पिलाई। ये एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जी देखें, उन्होंने ना आज तक अपने जितने भी केसेस हैं ना, उनके जो 10-12 केसेस हैं, वो कहते हैं ये 18 केसेस हैं। मुझे तो वो सारे केसेस का नहीं है आइडिया, मैंने 12-13 जितने भी देखे ठीक हो गया। उन्होंने वो चाय पिलाकर ही ख़त्म किए हैं। ये वो वाली चाय थी? तो उनकी चाय जो होती है ना, बड़ी मीठी होती है, मीठी? उसमें मीठा ज़्यादा होता है। तो आपको तो मीठा नहीं पसंद? मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे शुगर ना हो जाए। और मुझे चाय पसंद है, चाय अच्छी लगती है, लेकिन मैं अपने पैसों की चाय पीता हूँ। अच्छा। उन्होंने चाय क्या पिलानी, हमने उनकी चाय हम पीना नहीं चाहते। उनकी चाय मीठी ज़्यादा होती है, वो इतना मीठा डाल देते हैं कि सामने वाला बंदा गिर जाता है और केस ख़त्म हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी चाय पीऊँ। और मुझे उन्होंने चाय पे बुलाया था। अच्छा, बुलाया था उन्होंने? उन्होंने मुझे चाय पे बुलाया था और उन्होंने कहा जी मुझे मेरे मोमिन होने की कसम है। ठीक है, ठीक हो गया। कि आप आएँ, मेरे ज़हन में कोई फ़तूर नहीं। जब मैं शुरू में उनकी किसी बात पे नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा केस के अलावा मिल लें। तो मैंने कहा जी अगर आप केस के अलावा बात करते हैं तो ये कोई जनरल मुशर्रफ का केस नहीं है जिसमें कोई एटमी असासे लीक हो जाएंगे। मुझे इस केस का कोई इतना प्यार नहीं है, ना ही मैंने किसी को कोई प्रूव करना है। तो आपने अगर मोमिन होने की बात की है तो मैं भी अहले बैत के मानने वाला हूँ, मेरे घर आ जाएँ। ठीक है। ठीक हो तो गया। वहाँ पे उनको समझ आ गई कि ये जो बंदा है, इसके साथ कोई हमारे मामलात तय नहीं हो नहीं सकते। बने। तो बाहर आके उन्होंने कह दिया जी कि वो चाय नहीं पीते। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस है, दिखा के जाऊँगा आज कि चाय की ऑफ़र उन्होंने कितनी दफ़ा की है। और लाजमी आपने दिखाना है ये। आपने ईमानदारी से लोगों को दिखाना है कि ठीक जी हो गया। चाय उन्होंने कौन पिलाना चाहता था और किसने नहीं पी। ठीक हो गया। अच्छा, ये केस कितने अरसे से चल रहा है? ऑलमोस्ट कितना अरसा हो गया इस केस ये को? मुझे तो तकरीबन कोई 3 से 4 मंथ हुए हैं। वैसे 2025 से चल रहा है, 1 साल से। अच्छा। मुझे तो इस केस में आया कोई
3 से 4 महीने ही हुए हैं। तो आपको क्यों लगता है ये केस, मतलब क्या लगता है ये केस इतना डिले क्यों किया जा रहा है? आपकी तरफ से डिले हो रहा है या दूसरी तरफ से डिले हो रहा है? मेन वजह क्या है इस केस देखिए, की? हमारी तरफ से तो कोई डिले हुआ ही नहीं है, ठीक है। उनकी किसी तरफ से केस डिले हो रहा है? अब तक जो उनका मेन केस चल रहा था उसमें 20 पेशियां पड़ी हैं। अच्छा। 20 पेशियों में 8 पेशियों पे वो गैर हाजिर रहे हैं और 8 पेशियों पे उनके ऊपर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त आती रही है, जबकि 20 पेशियों पे मैं और मेरी साहिला एक भी पेशी पे गैर हाजिर नहीं रहे, तो ठीक है। इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला आपको? नहीं, उसका बेनिफिट मुझे क्या मिलना है, चीज़ें तो जो अदालत में एविडेंस की बेस के ऊपर ही चलनी है, तो डिले उनकी तरफ से होता रहा है, हमारी तरफ से तो नहीं। ये फर्दर कितना डिले हो सकता है? कितना अब टाइम इसमें लगता है क्या इस डिले केस होना को? है, अब तो चीज़ों इस्तिगासा एडमिट हो गया है, अब तो चीज़ें ट्रायल की तरफ जा रही हैं, अब इसमें क्या डिले होना है, अब इसमें कोई डिले नहीं, अब अच्छा, प्रोसीडिंग। वही आपकी जो बात कर रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं उनको सज़ा दी गई है। अगर उनको सज़ा दी गई है तो वो अभी तक बाहर क्यों है? नहीं, सज़ा नहीं दी गई। आपकी वीडियो है उसमें आप खुद ये अल्फाज कह रहे हैं। नहीं नहीं, सज़ा नहीं, मैंने फ़र्द जुर्म की बात की है कि वो मुझे कहते थे कि फ़र्द जुर्म लगवा के दें, हमने लगवा दी है। देखें, उनका कोशिश ये था कि इस केस का ट्रायल ही शुरू ना हो और ये ट्रायल के बगैर ही केस ख़त्म हो जाए। ख़त्म हो जाए। अब हमने इस्तिगासा एडमिट करवा दिया है, तो इस्तिगासा एडमिट होने का मकसद ये है कि अदालत ने इसको रेगुलर हियरिंग के लिए, ट्रायल के लिए एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया। तो पहली ट्रायल कब है अब इसकी? ट्रायल चलना है, अब 11/8 को डेट है। 11/8 को पहली डेट है। 11/8 को डेट है, ये अपनी बेल करवा के श्योरिटी बॉन्ड देंगे अदालत में। अच्छा, एक और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आयशा जज जब कमरे अदालत से बाहर आ रही हैं तो गालियां दे रही हैं। आखिर कमरा अदालत में ऐसा क्या हुआ कि वो बाहर आके ये कर रही हैं? और फिर दूसरी साइड वालों ने, जो रजब भट्ट है, उन्होंने इन पर केस भी किया है। वो मेन चीज़ क्या थी? तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, ठीक है। पहली बात तो यह है कि उस वक्त भी मैंने मजम्मत की थी कि अदालत के अता के अंदर ऐसी एक्टिविटी नहीं बिल्कुल होनी ऐसा ही चाहिए। है। और मैं यकीन करें कि अगर इसमें कोई आयशा का रोल होता तो मैं ये केस छोड़ देता, ठीक है। मेरा कभी भी ये स्टांस नहीं रहा कि एक बंदा अदालत के एहतराम में आता है, आप उसको मैन हैंडलिंग करें, आप उसको किसी वायलेंस का निशाना बनाएं या उसको टारगेट करें पर्सनली। बिल्कुल। जब मैंने आयशा से पूछा, मैं उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, अच्छा, आप नहीं थे उस टाइम? अदालत की प्रोसीडिंग ख़त्म हुई, मैं अंदर पे 20 वकील हमारी तरफ से, कुछ 30-40 लोग उनकी तरफ से आ जाते हैं, तो अदालत में बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है। ठीक हो गया। तो जब उनके वकला की तरफ से कोई 1 घंटे के आर्गूमेंट, कोई 15-20 मिनट के हमारी तरफ से, तो 1.5 घंटा जब आप रहते हैं रोस्ट्रम के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा अंदर हबस हो जाती है। तो जैसे ही प्रोसीडिंग ख़त्म हुई मैं जल्दी से बाहर निकला और खुली जगह में चला गया, तो उसके बाद ये लोग निकले। मुझे फिर कुछ वकला ने और कुछ प्राइवेट लोगों ने बताया कि आपकी साइला जो है उनको गालियाँ दे रही, जो उनके अल्फाज बिल्कुल थे। ऐसा ही है। तो मैंने उसका फिर वीडियोज़ भी वायरल हुई, मैंने फिर उनको शट अप कॉल दी। मैं आपको चैट दिखा देता हूँ कि मैंने जो उसको मैसेज किया, फिर उसके जवाब में उन्होंने कहा कि सर इस बात के ऊपर मुझे सज़ा भी हो जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने कभी उनका इस तरह इससे पहले ब्लंट बिहेवियर नहीं देखा। बिल्कुल। तो मैंने कहा जी आप, उन्होंने कहा जी इन्होंने पहले मुझे कहा है, मुझे मिडिल फिंगर दिखाया, मिडिल फिंगर दिखाने के बाद इन्होंने मुझे कहा है कि तू फेम ही लेना है ना, तो जा बाहर जाके ले ले। ये उनके अल्फाज, जल्दी अच्छा। तू जल्दी, मैं आगे गुजर रही तो जल्दी जल्दी ले ले जाके। तो कहते, जिसके जवाब में फिर मैंने वो जुमला कहा कि आपने कैसे फेम लिया, मैं वो यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता। खैर, वो कहते थे कि जी मैं पर्चा करा दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर पर्चा हुआ क्यों नहीं? नहीं हुआ है। अगर कहीं हुआ तो ला के दिखा दें। अगर पर्चा हुआ है ना कहीं, आज तक की डेट में इस्लामपुरा पुलिस स्टेशन में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। अच्छा। और वहाँ एप्लीकेशन दी थी जो SHO उनको प्रोटोकॉल देता है, जो DSP उनके प्रोटोकॉल के लिए आता है ना, उसी को उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उन्होंने पर्चा काटने से इनकार कर दी। केस पे पर्चा होता है वैसे? उन्होंने कहा था जी मैं 10 दिन में चीखें निकलवा दूंगा। वो अगर पर्चा ला के दिखा देते हैं ना, मैं आज ही ये केस छोड़ दूंगा। आज ही छोड़ देंगे, आज की डेट तक। भाई उन्होंने इनकी एप्लीकेशन झूठी करार देकर वो एप्लीकेशन खारिज कर दी, क्योंकि जब कॉल आई तो मेरी साइला मेरे पास, एक दफ़ा वो पुलिस स्टेशन में नहीं गई, और ये वहाँ पे खज्जल भी होते रहे, वहाँ पे गए भी थे एडवोकेट जुनेद के साथ, ये वहाँ पे गए भी थे, इन्होंने वहाँ वीडियो भी बनाया। क्यों नहीं गई? क्योंकि मैंने जब उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा आप अदालत की CCTV वीडियो निकलवाएं, आपको किसी को एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं, पहले वो देखें। अदालत के अंदर CCTV वीडियो मैंने सेव करवाई, जब मैंने एप्लीकेशन दी एडमिन जज को, मैंने कहा ये वीडियो सारा सेव करें। उसमें जब मैंने देखा तो दोनों का एक्ट सामने आ रहा था, ठीक है। जब वो पुलिस ऑफिसर ने देखा तो उन्होंने वो FIR रजिस्टर करने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा आप गालियों की हद तक जाना चाहते हैं
तो आप एनसीसी चले जाएं। फिर वहाँ से नाकाम होने के बाद इन्होंने एनसीसी एप्लीकेशन दे दी। अच्छा, वहाँ दे दी है। तो वहाँ हम अपीयर हो रहे हैं, वहाँ भी इंक्वायरी पेंडिंग है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कुछ और वीडियो का भी सहारा लिया। वो जो भी करें हमारे लिए वो मोहतरम है। अच्छा, एक और इशू था रजब भट्ट जो ग्लासेस पहन के आए थे, बेसिकली वो इशू क्या था? देखें अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में वो ये कह चुके हैं कि ये मेटा ग्लासेस हैं और इनके बिल्कुल, ज़रिए से कैमरा रिकॉर्डिंग होती है, और ये मैंने लेकिन इसलिए, उन्होंने ये भी कहा मैंने कनेक्ट भी नहीं की है इसको अभी तक। वो तो जो अदालत में हुआ है ना, शुरू में वो ये कहते थे, उनके वकील साहब मीडिया पे आकर ना कहते थे वो ग्लासेस तो टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी। नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसमें वो और उनके वकील साहब कहते थे कि वो ग्लासेस उसको टेबल पे पड़ी हुई थी। उनका पहला बयान ये था। अच्छा, फिर अदालत में उनका बयान आता है कि ग्लासेस लगा के नहीं आए। तो मैंने कहा सर अदालत के कैमरे की वीडियो बना मंगवा लें। तीसरा बयान ये आता है कि मुद्दईया के पास अगर कोई वीडियो है इस चीज़ की, कोई एविडेंस है तो लाएं। मैंने कहा जनाब अदालत की प्रोसीडिंग की मैं कैसे रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, वो तो आप करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो तीसरा बयान के बाद चौथा बयान ये आता है, जब सीसीटीवी वीडियो आती है, जज साहब उसको अंदर बैठ के रफाकत अली गोंदल साहब 1 घंटा देखते हैं सारी वीडियो को। देखने के बाद वो कहते हैं अभी काका ग्लासेस ले आओ। ठीक है। फिर वो कहते हैं सर मैं ग्लासेस लगाई ज़रूर थी लेकिन वो कनेक्ट नहीं की हुई थी। भाई वो तो हम देखेंगे ना, बिल्कुल फराजा ऐसा ही करवाने है। के बाद एफआईए देखेगी ना उस मामले को बिल्कुल ऐसा ही कि है। वो किसी मोबाइल के साथ कनेक्ट थी थी या नहीं थी? नहीं थी। वो आप तो यही कहेंगे, हर चोर चोरी करने के बाद यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। नहीं की। तो वो फिर बाहर आके तो मैंने वो ग्लासेस कनेक्ट नहीं की, आप ग्लासेस सरेंडर करें। असूल ये बनता था कि इमीडिएटली वो ग्लासेस सरेंडर करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 महीने की डेट पड़ गई। तो अब मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये कहूँगा कि मामला एक मंजे हुए प्लेयर के पास है, नई ग्लासेस खरीद के ना लेकर आना, पता चल जाना उसकी बैटरी टाइमिंग से कि ये कब खरीदी गई हैं, और वो सारा मामला बिल्कुल जब ऐसा जाना ही है, है। ऐसा ना हो कि नई ग्लासेस खरीद के कह दो कि ये किसी से कनेक्ट नहीं है, जो फ्रांजक होनी है तो वो कहानी सारी खुल जानी खुल है। जानी है। अच्छा, आप इतने अरसे से इस फील्ड में हैं, हम्म, आपके पास जब भी कोई आता है अपना केस लेके तो आपको आइडिया हो जाता होगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच, ऐसा ही है? ऐसे ही। तो आयशा जट के मामले में आपको लगा ऐसा? आयशा जट के मामले में मुझे एक चीज़ क्लियर हुई कि कुछ क्लाइंट की और ये चीज़ें होती हैं जिसको आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते क्योंकि मामला अदालतों में चल रहा है। लेकिन एक चीज़ में मैं क्लियर हूँ कि इनका रिलेशनशिप रहा और उन्होंने शादी का इनसे वादा किया था, जिसकी वजह से ये मामला तूल पकड़ गया और बाद में उन्होंने उसको डिग्रेड किया और कहा जी मैं तो 10 लड़कियों से मिलता हूँ तो तुम क्या हो। तो भाई जब आप उसको उसके अंगूठे चाट रहे थे, जब आप उसको रो रो के मिन्नतें कर रहे थे, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे, जब आप कहते थे कि तुम ना मिली तो मैं मर जाऊँगा, अगर ये मैसेज ना हुआ तो मैं इस पे भी आपको कहता हूँ कि मैं इससे पीछे हट जाऊँ। मैंने सर वो 46 पेजेस की सारी चैट पढ़ी है। तो उस वक़्त जब आप ये करते थे तो उस वक़्त आपको क्यों नहीं याद आया कि ये फेम ले रही है, ये बैड करैक्टर है, ये। तो इस हद तक आयशा का स्टांस दुरुस्त है कि उनका जो अंडर द फॉल्स प्रेटेक्स्ट ऑफ द मैरिज उन्होंने किया है और इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आयशा जट का जो केस है इसका कितना चार्ज कर रहे हैं आप? अच्छा ये करता है पेइंग कैपेसिटी के ऊपर। मैंने अभी तक तकरीबन कोई 450 के करीब केसेस किए हैं, ठीक हो जिसमें गया। कोई मोर देन 100 केसेस हमने प्रो बोनो भी किए हैं, विदाउट एनी फीस भी किए हैं, और बहुत सारे केसों में हमने बड़ी अच्छी फ़ीसें भी ली हैं। तो ये पेइंग कैपेसिटी के ऊपर होता है। इसमें कोई हमने बहुत अच्छी फ़ीस आयशा से नहीं ली, लेकिन एक मुनासिब फ़ीस उनसे हमने ली है। जो आपने अभी ग्लासेस वाली बात की है, ठीक है, उस पे एक रजब भट्ट की वीडियो आपने उनके नाम के स्पेलिंग भी गलत लिखे हैं, क्या वाकई में ऐसा है? देखें उनके पास प्रूफ है, वो प्रूफ दिखा रहे हैं, कहते तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। देखें 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 इसमें ना उस एप्लीकेशन में जहाँ वो कह रहे हैं ना, कोई 10 से ज़्यादा दफ़ा उनका नाम इस्तेमाल हुआ है। प्रेयर क्लास में बाय मिस्टेक मेरे किसी असिस्टेंट ने वो एप्लीकेशन फ़ाइल की, रश ऑफ वर्क होता है। क्योंकि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इशू बनाया गया है मैं सोशल आगे मीडिया आपको पर। बताता हूँ ना, रश ऑफ वर्क होता है, वो नाम के स्पेलिंग उसमें गलत मेंशन थे, लेकिन उन्होंने मेरी गलती भी क्या निकाली कि नाम की। नाम की। इससे ज़्यादा क्योंकि इंग्लिश में एप्लीकेशन थी उनको पढ़नी नहीं आती थी, उसी एप्लीकेशन को ना अदालत ने एक्सेप्ट करके ना कहा कि ग्लासेस सरेंडर करो। उसी एप्लीकेशन उसी पे। उसी एप्लीकेशन को जब अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर उन्होंने कहा वो मोबाइल फ़ोन भी सरेंडर करो और वो ग्लासेस भी सरेंडर करो और इसका रिटर्न स्टेटमेंट दो, और जो अदालत ने वो ऑर्डर किया वो आपके पास ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप आ चुका है। तो जब अदालत ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर एक नाम की गलती को लेकर मैं समझ सकता हूँ कि मैं उनके लिए कितना ज़रूरी हूँ, कितना इम्पोर्टेंट हूँ। बिल्कुल। तो वो इस चीज़ को अगर देख के इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि एक छोटी सी चीज़ को देखकर, और वो तो करें, और इवन
जजेस के बेशुमार मैं फैसले आपको दिखा सकता हूँ जिसमें क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती हैं अच्छा, और जब बाद में उनकी आपकी बात करेक्शन के काट रहा लिए हूँ, एप्लीकेशन दे दी जाती हैं। तो वो एक क्लैरिकल मिस्टेक थी तो उस राष्ट्र चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है? और उसकी आप करेक्शन करवा सकते हैं उससे। उस चीज़ का जिस जगह पे वो मिस्टेक है ना, उससे मेरिट ऑफ द केस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, नहीं पड़ता है। अच्छा, बात की पर्चे वाली, अगर वो पर्चा दिखा देते हैं आज की डेट तक, तो आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि आप केस छोड़ देंगे? आज डेट क्या है? आज डेट है 18। 18 जुलाई। जी। 18 जुलाई से पहले पहले इस्लामपुरा पुलिस स्टेशन में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। वो एप्लीकेशन आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, वो आप ठीक हो डिस्प्ले गया। करें। उस एप्लीकेशन के ऊपर अगर कोई भी एफआईआर हुई है तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहता हूँ मैं पीछे हट जाऊँ। पीछे हट जाएंगे। और अगर वो एप्लीकेशन खारिज हो गई है तो फिर दिलेरी करें, लोगों को बताएं मेरे छोटे से नाम की गलती तो आपने बता दी, तो ये भी हिम्मत करके बता दें कि आपकी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई है। देखें मेरी अगर वो हुआ है तो मैंने बड़े ज़र्फ़ के साथ उसको एक्सेप्ट किया और मैंने बताया कि क्लैरिकल मिस्टेक होती है, अल्लाह ने मुझे इतना ज़र्फ़ दिया है। और बड़ा इंसान और बड़ा वकील वही होता है जो हारने के बाद उसको एक्सेप्ट करे। तो मैं, मेरे लिए ये केस कोई ज़िंदगी मौत का मसला नहीं है, बिल्कुल मेरे ऐसा लिए ही ये है, रूटीन मैटर है। ऐसा ही है। मैं अनफॉर्चुनेटली अगर किसी स्टेज पे हार भी गया तो मैं अदालती फ़ैसले का एहतराम करूँगा, उसको ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करूँगा और अगर मुदैया चाहेगी तो इसको किसी फोरम पे चैलेंज करूँगा, अदरवाइज़ क्विट कर जाऊँगा। तो ये पार्ट ऑफ गेम होता है। अब मेरा तो उन्होंने सवाल उठा लिया, अगर अब मैंने आपको जवाब भी दे दिया, अब वो दिलेरी करें, वो लोगों को इंशाल्लाह बताएँ करेंगे कि दिलेरी, दिलेरी करें और दिखाएँगे। बताएँ लोगों को वो एप्लीकेशन का क्या बना है। बिल्कुल। बेसिकली इस्तिग़ासा ये क्या होता है? इसमें फ़र्क क्या होता है? देखें इस्तिग़ासा और एफआईआर में इस वक्त है कि 2 मामला 2 अदालतों में चल रहे हैं। एक रफ़ाकत अली गुंदल साहब के केस में, ठीक हो गया। उसमें 18 अगस्त डेट है और इस्तिग़ासे में है 11 अगस्त। 11। ये ज़फ़र याब चदर साहब हैं, उनकी कोर्ट में चल रहे हैं। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो एफआईआर होती है वो पुलिस रजिस्टर करती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है और उसमें चालान भी पुलिस फॉरवर्ड करती है और उसको प्रोसिक्यूशन के ज़रिए से फॉरवर्ड किया जाता है। जो इस्तिग़ासा होता है वो डायरेक्ट कोर्ट में फ़ाइल किया जाता है। कोर्ट उसमें इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। अच्छा, और उसमें ना ही इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। ना उसमें जज साहब खुद इंक्वायरी करते ठीक हैं हो गया। और ना ही उसमें चालान आता है और ना ही उसमें कोई प्रोसिक्यूटर उसको फॉरवर्ड करता है, खुद वकील मुदैया का जो होता है उसी ने उसको चलाना होता है। तो ये डिफरेंस है। इस्तिग़ासा जब एडमिट हो जाता है तो उसके बाद आपने उसकी हर हेयरिंग पे पेश होना है, आपने वही सारा प्रोसीजर तो अडॉप्ट अगर करना। बंदा बाहर चला जाए? बाहर आप नहीं जा सकते। आप अगर कोई भी हेयरिंग उसकी मिस करेंगे तो आपके नॉन बेलेबल वारंट इशू होंगे और आपको एक एग्जेक्टिव क्लास प्रोटोकॉल के साथ डाले में बैठा के जो ताबरू के वापस साथ लेके आ जाएगा। अदालत में पेश किया जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ आने वाले वक्त में कोई 2-4 और छुट्टियाँ करें, हम भी उनको कोई उनकी खिदमत करें, कोई एग्जेक्टिव क्लास प्रोटोकॉल उनको दें। तो ये है कि अब वो ना बैरून मुल्क जा सकेंगे, ना ही कोई कोर्ट की हियरिंग मिस कर सकेंगे। ठीक हो गया फ़याज़ साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो आपने चैलेंज दिया है इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो प्रूव करेंगे इस चीज़ को, और जो केस की सिचुएशन होगी हम आपसे राब्ते में रहेंगे। और जो देखने वाले हैं अगर उनके दिल में कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।